हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है, फिट रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। पिछले लेक्चर में मैं 3.9 न्यूमेरिकल तक कंप्लीट करा चुका था। आज उसके आगे करवाना है। आज 10th न्यूमेरिकल करेंगे थर्ड चैप्टर का। थर्ड चैप्टर का 10th न्यूमेरिकल, और 10th न्यूमेरिकल में 3 पार्ट दे रखे हैं। तो एक एक पार्ट मैं बताऊंगा आपको और क्वेश्चन बताता जाऊंगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता जाऊंगा। आसान सा न्यूमेरिकल है और मीटर ब्रिज पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। हमें एक मीटर ब्रिज दे रखा है, ये देख रहे हैं डायग्राम। मीटर ब्रिज की आपको पता है लेंथ जो होती है 1 मीटर होती है, और मीटर ब्रिज जो होता है किसी अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज होता है। ये आपने पढ़ा। मीटर ब्रिज को हम मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी लेंथ 1 मीटर होती है, यानी 100 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है। तो यहां पर जो हमारा ये जो मीटर ब्रिज है, ए से लेकर सी तक इसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। यहां पर 2 रेजिस्टेंसेस लगी हैं। एक रेजिस्टेंस ये दे रखा है एक्स और एक ये वाई। एक्स और वाई रेजिस्टेंस दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझना, एक चीज बताऊंगा। और इसमें यह बोला गया है कि जो वाई रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 12.5 ओम है। वैल्यू 12.5 ओम है। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो x रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यू हैव टू फाइंड दिस, फाइंड करना है। और क्या दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि जो बैलेंस पॉइंट है वो डी पॉइंट बैलेंस पॉइंट है। मतलब ऐसा डी स्पेसिफाई नहीं करा, उन्होंने लेंथ बता रखा है कि a से लेकर D तक की जो लेंथ है वो 39.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो आपको बैलेंस पॉइंट मिल रहा है उसका डिस्टेंस आपको A पॉइंट से, या उसकी लेंथ जो है A पॉइंट से बता रखी है। तो A पॉइंट से उसकी जो लेंथ है या उसका जो डिस्टेंस है वो 39.5 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप ये समझना, आपको लग रहा होगा भाई ये ए बोल रहा है तो हम तो यहां कंसीडर कर लेते, तो नहीं। देखो ए पॉइंट इसी को कंसीडर करते हैं। यहां पर जो होता है, अगर ये मीटर स्केल है तो इसका यहां पर ये 0 होता है। 0 का मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरीके से, और यहां पर जब पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इस पॉइंट पर 100 सेंटीमीटर। तो जो 0 पॉइंट है वो ए पॉइंट मानते हैं, यानी कि जहां पर 0 है वो ए पॉइंट। तो आपको डायग्राम भी थोड़ा समझना है कि यहां पर लेफ्ट में है ना मीटर स्केल लगा होगा तो 0 तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, लेफ्ट टू राइट चल रहा है। ए पॉइंट ले रखा है हमने। दूसरी चीज ये है कि अब मैंने क्या करा, आर एस, क्योंकि जब आप लोगों ने डेरिवेशन किया है उस टाइम पर आपने इस जिसको अभी एक्स बोला है क्वेश्चन में, उसको हम लोगों ने तो आर से रिप्रेजेंट कर रखा था, और जिसको y बोला है उसको s से रिप्रेजेंट कर रखा था। और a से लेकर d इतनी लेंथ, यानी कि जो वायर लगा हुआ है किसका लगा होता है, मैंने बताया एलॉय का लगा होता है। एलॉय में कांस्टेंट 10 और मैग्नीन दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हैं। तो इतना वायर, यानी कि a पॉइंट से d 39.5 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ वायर का मान लो इतना पीस कट करके निकाल लिया, सपोज कर लिया। ए से लेकर डी लेंथ जो है उसका हमने कट करके निकाल लिया वो वायर, तो उसकी रेजिस्टेंस मेजर करा। तो जो रेजिस्टेंस आई उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। और इतना पार्ट जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है उसे किससे रिप्रेजेंट करते थे, क्यू से। इतना आगे समझ। तो ये हमने बताया। तो जब आपने जब ये डेरिवेशन किया था तो उस कंडीशन में बात समझना है, यहां पर उस टाइम पर S हमारी अननोन रेजिस्टेंस थी। S क्या थी, अननोन रेजिस्टेंस। मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करते थे। मतलब अभी जो Y की वैल्यू दे रखा है, यानी कि इस जगह पर जो रेजिस्टेंस लगी थी, देखो ये जो प्लेस है इस जगह पर जो रेजिस्टेंस लगी है उसको
डेरिवेशन के टाइम हमने S से रिप्रेजेंट करा था, S अननोन रेजिस्टेंस था। तो फॉर्मूला हमारा क्या आया था? फॉर्मूला आया था हमारा S इक्वल्स टू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L और ऊपर इंटू R। ये आया था हमारा एक्सप्रेशन इस S की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो आप ये समझना, आपको ये चीज ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि जो डायग्राम बना है उसमें जो राइट हैंड साइड, ये जिसमें ऐसे खड़ा हूं तो मेरे राइट हैंड साइड ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमने S से रिप्रेजेंट किया था, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही उसे R से किया था। तो जब फॉर्मूला बनाया तो हमने तो ऐसा बनाया था फॉर्मूला। तो अब क्या हो रहा है, यहां पर S की वैल्यू तो दे रखा है, S की वैल्यू दे रखा है, आपको R की निकालना है। इसका मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो आपको इसकी S की वैल्यू ये दे रखी है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है, इस R की, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड लगी हुई रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो आप वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इस तरीके से हमने लिख दिया, इससे आपको आसानी होगी कि भाई S, हमने तो जो एक्सप्रेशन बनाया था वो S की वैल्यू फाइंड करने के लिए बनाया था, यानी कि इस जगह पर जो रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन यहां पर जो रेजिस्टेंस लगी उसकी वैल्यू दे रखी है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। S की वैल्यू दे रखा है 12.5 ओम। 100 माइनस L, 100 माइनस L, तो अब समझना 100 हो गया माइनस L। L जो होता है वो A पॉइंट से D, यानी कि जो बैलेंस पॉइंट होता है उसकी डिस्टेंस या उसकी लेंथ A पॉइंट से लेते। तो यहां ये जो D पॉइंट बैलेंस पॉइंट है इसकी जो लेंथ है वो दे रखा 39.5, यानी ये L है। हमारे लिए क्या होता है, L होता है। तो ये जो रिमेनिंग बचा वो कितना हो गया हमारा 100 माइनस L, 100 माइनस L, ये हो गया नहीं हो गया भाई? यहां से यहां तक पूरी लेंथ है कितनी L, सॉरी इतनी पूरी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, इतना ले लिया आपने L, तो ये क्या बचेगा 100 माइनस L। तो हमने ये L के प्लेस पे कितना लिख दिया 39.5, क्योंकि ये जो लेंथ है उसको L से रिप्रेजेंट कर रहे थे। डिवाइडेड बाई फिर लिखा 39.5, ब्रैकेट लगा दिया और R लिख दिया, क्योंकि ये R की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो लेकिन क्योंकि यहां पर इस R को X से रिप्रेजेंट कर रखा है तो हम इस R की जगह क्या लिख देंगे X, क्योंकि आपको तो X निकालना है। बस समझ में आ रही? तो अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, X इक्वल्स टू ये 39.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, यानी कि 12.5 इंटू 39.5 अपॉन 100 माइनस 39.5, ये आ गया। अब 12.5 इंटू 39.5 अपॉन, इसको माइनस कर देंगे कितना का 60.5 आ जाएगा, ये X आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करना है फाइनली, और जो भी आंसर आएगा उसको 60.5 से डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा आपका 8.16 ओम। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, X की वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट पार्ट जो था उसमें क्वेश्चन में उसमें X की वैल्यू निकालना था, वो आ गई वैल्यू। दूसरा उसमें उसी फर्स्ट पार्ट में एक तो ये वैल्यू निकालना था, और एक चीज और पूछा था, ये बोला गया था कि बताओ ये जो स्ट्रिप्स होती हैं, यानी पत्ती होती है, ये कॉपर की पत्ती है, एक ये पत्ती है स्ट्रिप पत्ती, जैसे स्केल होता है थोड़ा मोटा जैसा स्केल ले लो, लेकिन स्केल हम यहाँ पर जनरली देखते हैं तो स्टील का स्केल आता है, प्लास्टिक का आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये पत्ती कॉपर की होगी, कॉपर। यहाँ पर ये एक एल शेप की ये है, एक ये स्ट्रेट पत्ती है ये। तो क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि ये जो स्ट्रिप्स होती है इन्हें कॉपर का क्यों लेते हैं और मोटा थिक क्यों लेते हैं। तो आप समझना है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस पार्ट, ये इतना पार्ट, ये जो कॉपर की स्ट्रिप है, ये जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, उसको हमने इसमें जोड़ा नहीं है, उसमें कैलकुलेट नहीं किया। तो इसलिए हम इसको जो स्ट्रिप्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं करते, तो हम कॉपर की स्ट्रिप लेते हैं, क्योंकि कॉपर की अगर हम थिक मोटी ले लेंगे स्ट्रिप तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं कॉपर की स्ट्रिप्स को।
समझ गया, मोटी भी लेते थे, जितनी मोटी होगी उतनी रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कम। क्योंकि अगर आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, एरिया जितना ज़्यादा होगा तो जितनी मोटी स्ट्रिप होगी उतना उसका एरिया ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इस पार्ट की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर सेकंड पार्ट में बोला कि अगर हम इन रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज कर दें, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये मान लिया कि हमने y को निकाला, y की वैल्यू कितनी है 12.5 ओम, इसको निकाला और x की जगह पर लगा दिया और x को निकाला इस y की जगह पर लगा दिया। अगर ऐसा कर दिया तब क्या होगा, ये जो बैलेंस लेंथ होगी यानी कि L इतनी रहेगी या चेंज हो जाएगी, जो भी होता है वो आपको फाइंड करना है। तो पहली चीज आप एक ही समझ लो कि ये जो मैंने R और S लिखा है ये तो सिर्फ इसलिए लिख दिया था कि जब डेरिवेशन किया था तब इस रेजिस्टेंस को जैसे R मान रहे थे इसको S मान रहे थे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि दो लिख दिए, X भी लिख दिया, R भी लिख दिया है, क्या हो रहा है। तो वो सिर्फ इसलिए लिख दिया, उस समय ऐसा इसको R इसको S कंसीडर किया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमने फॉर्मूला लिख दिया और ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब इसमें देखो, अब x की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो। जब आप x की वैल्यू को निकाल चुके हो तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये लिख लेते हैं 8.16, ये 8.16। अब आप ये समझें कि उन्होंने कहा है कि इनको चेंज कर देना, y को उठाना है x की जगह फिट करना है, x को उठाना y की जगह फिट कर देना है। तो पूछा बताओ L पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखो, इस टाइप की अगर कंडीशन आती है कि इस रेजिस्टेंस को उठा के यहां लगा दिया, इस रेजिस्टेंस को उठा के यहां लगा दिया, चेंज कुछ नहीं करा उन्होंने, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दिया, इस रेजिस्टेंस को उठा के यानी कि 12.5 को यहां फिट कर दिया और 8.16 को यहां फिट कर दिया। तो ये जो बैलेंस लेंथ है ये भी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि 60.5 यहां आ जाएगी और ये यानी कि कहने का मतलब है A से लेकर D तक की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 60.5 और D से लेकर C तक की जो जाएगी वो 39.5 हो जाएगा। तो ये तो हमें पहले से पता होना चाहिए। अब पता चल जाएगा तो क्या, कैलकुलेट जब करेंगे तो हमें आंसर तो पहले ही पता चल गया कि यही आना है। अगर वो नहीं आ रहा है इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है। बात समझ में आ रहा है कि अगर इनको इंटरचेंज करेंगे तो यहां पर बैलेंस लेंथ की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू फिर यहां आ जाएगी, यानी कि A से लेकर D तक की लेंथ कितनी मिलेगी आपको 60.5 और D से लेकर C तक 39.5। लेकिन इसको निकालना है, ऐसा नहीं कि हम बोल देंगे इंटरचेंज कर देंगे, स्टेटमेंट लिख दिया, तो ऐसा नहीं है, आपको वहां पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अब इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, ये हमारा फॉर्मूला है लिखा हुआ है और R और S भी हमारा ऐसे ही रहने देंगे। अब इससे में क्या फायदा रहेगा, अब हम ये मानेंगे कि हमने इसको उठा के यहाँ लगा दिया, यानी कि अब हमारी ये वाली रेजिस्टेंस कितनी हो गई 12.5 हो गई और ये रेजिस्टेंस कितनी हो गई, इसको उठा के लगा दिया 8.16। अब इसको रब कर दे रहा हूं मैं, ये हमारा जो है अब सेकेंड पार्ट स्टार्टर हो जाएगा। इंटरचेंज कर दिया ना हमने, ये आ गया, दोनों रेजिस्टेंस की तो वैल्यू पता है। अब हमने यहां पर देखना है S, अब S के प्लेस पे कौन सी पुट करोगे 8.16, तो हमने क्या कर दिया 8.16 ऐसे लिख लेना है जैसे मैं लिख रहा हूं, क्योंकि वरना कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता। इक्वल्स टू, अच्छा 100 माइनस L, इसको एज इट इज 100 माइनस L, अब हमें पता थोड़ी है L ही तो निकालना है R, तो R के प्लेस पर जो रेजिस्टेंस हो गई वो कितना 12.5, तो हमने यहाँ लिख दिया 12.5 डिवाइडेड बाई L, तो ये हो गया हमारा 8.16 इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारा 12.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 0, 1250 आ जाएगा और माइनस 12.5 L, ये आ गया। इसको से मल्टीप्लाई करा 1250, इसको से मल्टीप्लाई कर दिया 12.5 L आ गया डिवाइडेड बाई L। इस L को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8.16 L इक्वल्स टू
1250 माइनस 12.5L, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ तो 8.16L इक्वल्स टू 1250, और इस वाली टर्म को जब लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 12.5L। इसको यही रहने दिया, इसको भी यही रहने दिया, माइनस वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया प्लस में हो गया, और ये 8.16 और 12.5 ये ऐड होकर हो जाएगा हमारा 20.66L इक्वल्स टू 1250, ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया तो L जो है हमारा हो जाएगा 1250 डिवाइडेड बाई 20.66। तो ये लेंथ, अब इसको देखो हम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें पहले ही कॉन्सेप्ट पता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 60.5। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, ऐसा कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो रही। तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, कि सेंटीमीटर में दे रखा है। तो देख रहे हो आप कि इनको रेजिस्टेंस को जब हमने इंटरचेंज किया तो बैलेंस लेंथ भी क्या हो गई, हमारी इंटरचेंज हो गई। तो इसको आप नोट कर लें, तब तक इसको आप नोट कर लें। नोट कर लिया। अब एक चीज ये देखें कि ये जो लेंथ है ये ए पॉइंट से ही बोलेंगे, ये लेंथ कहां से मेजर कर रहे हैं, ए पॉइंट से, ए से इतनी डिस्टेंस पर 60.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा। समझ में आया, जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ये इतना क्लियर हो गया। तो सेकंड पार्ट में यही पूछा था कि अगर इन रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर देंगे तो बैलेंस लेंथ कितनी होगी, ये आ गया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसको समझना है। उन्होंने कहा कि अगर ये हमारा सिस्टम बैलेंस्ड है, ये हमारा सिस्टम बैलेंस्ड है, बैलेंस कंडीशन का मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, उस कंडीशन में वो कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को निकालें, बैटरी की जगह लगा दें, और बैटरी को निकालें गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दें। कहने का मतलब ये है कि अगर देखो गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल ये बी पॉइंट से लगा, एक डी से, दो टर्मिनल है, और बैटरी का एक टर्मिनल ए से लगा है और दूसरा टर्मिनल सी से लगा है। उनका कहने का मतलब ये है कि मैं इस गैल्वेनोमीटर को निकालूं, समझना, और मैं यहां लगा दूं इस तरीके से, यानी कि इन दो पॉइंट पर, ये ए पॉइंट से लूं और ऐसे गैल्वेनोमीटर लगा दूं, ये ऐसे लगा दिया मैंने, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और बैटरी को यहां से निकालूं, यहां लगा दिया, तो गैल्वेनोमीटर हट गया मेरा इस तरीके से। तो वो कह रहा अगर मैं बैटरी को यहां से निकालूं और बैटरी को यहां लगा दूं, इस तरीके, ऐसे की लगी हुई है ना, की भी लगा दो अगर आपको लग रहा है इस तरीके ये। तो इस कंडीशन में वो कह रहा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर को निकाला जहां ये बैटरी हमारी ये सेल लगा हुआ था वहां लगा दिया, और सेल को निकाला जहां गैल्वेनोमीटर है वहां लगा दिया। तो कह रहे तो क्या हो, क्या ये उस टाइम ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा? तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। बैलेंस कंडीशन में अगर आपने गैल्वेनोमीटर को निकाल के बैटरी की जगह लगा दिया और बैटरी को निकाल के गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दिया, तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, कंडीशन बैलेंस्ड ही रहेगी। बात समझ में आ गई? ये थर्ड पार्ट का आंसर था जो रीजनिंग में आपको थ्योरेटिकली लिखना है। बात समझ आ गई? इसको मैं आप एक कोई दूसरे डायग्राम से भी समझाऊंगा, अभी उसको आप देखें। ये चीज अगर समझ में आई होगी, मैं और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब इधर देखो, कंडीशन ये है, हमने क्या किया यहां पर, इस तरीके से जो हम
व्हीट स्टोन ब्रिज बनाते थे हम वैसे ही बना ले रहे हैं एक ब्रिज। और यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया, एक यहाँ एक यहाँ। ये देखना आपको यही चीज़ बड़े आसानी से समझ में आएगी। ये हमारा रेजिस्टेंस है P, दिस वन इज Q, दिस वन इज R एंड दिस वन इज S। 4 हैं, ठीक है। और एक बीच में ये हमारा गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहां से हमने किए बैटरी या सेल लगा दिया, ठीक, प्लस एंड माइनस। पॉइंट ले लिया A, ये ले लिया B और ये ले लिया C और ये ले लिया D। थोड़ा समझना, इसी चीज को समझा रहा हूं जो थर्ड पार्ट है। वैसे तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं कि बैलेंस कंडीशन में अगर आप बैटरी को हटा के गैल्वेनोमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर को हटा के बैटरी की जगह लगा दें तो कंडीशन बैलेंस्ड ही रहेगी। लेकिन अगर आप उसको और अच्छे से समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ रेजिस्टेंस ले लिया। जैसे हमने ये P को ले लिया 2 ओम, इसको ले लिया मैंने Q को 4 ओम और इसको ले लिया मैंने 6 ओम और इसको ले लिया मैंने 12 ओम। ये सारी ओम में है। P की वैल्यू 2 ओम, Q की वैल्यू 4 ओम, R की वैल्यू 6 ओम और S की वैल्यू 12 ओम। अगर मैं इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला लगाऊं P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, तो आप देखेंगे P अपॉन Q कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4 और R अपॉन S कितना हो जाएगा, R और S की वैल्यू देख लो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 12। इसको कट करके आ जाएगा 1 अपॉन 2 और इसको भी आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो आपने थ्योरी पढ़ी, आपको पता होगा कि अगर P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर होता है तो इस गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं होता है, वो बैलेंस कंडीशन कहलाती है। P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर है तब करंट यहां से जाएगा, ये I1 यहां से जाएगा I2, ये करंट था I के 2 पार्ट हुए, I1 इधर गया I2 इधर गया, I1 यहां चला जाएगा और I2 यहां चला जाएगा। ऐसे कैसे हो गया भाई, इधर से क्यों नहीं गया, इसलिए नहीं गया क्योंकि P अपॉन Q का रेशियो R अपॉन S के बराबर है। इस कंडीशन में B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो करंट इधर जाएगा ही नहीं। जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा था, इसका कम, इसलिए करंट इधर से इधर भी चल रहा था, इधर भी जा रहा था इधर भी चल रहा था। इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल कम, यानी कि C का पोटेंशियल B से कम और D का पोटेंशियल B से कम हमने उसमें कंसीडर किया, इसलिए करंट इधर भी जा रहा था और ऐसा भी जा रहा था। तो अब देखा कि भाई जो बैलेंस कंडीशन होती है तो ये कंडीशन होती है कि P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर होता है, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, इसी में चेंज करके देखते हैं। अब हम इसमें निकालते हैं, ये गैल्वेनोमीटर निकाल लेते हैं। हम इस गैल्वेनोमीटर को हटा के यहाँ पे लगा देते हैं, यही हमारी बैटरी हमने यहाँ से निकाली, ये लगा दी, ये हमारी यही बैटरी है। प्लस चाहे ऊपर कर दो, चाहे माइनस नीचे, चाहे नीचे प्लस चाहे ऊपर माइनस, इस तरीके वो आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते। तो हमने क्या किया, ये जो हमारी बैटरी सेल लगी यहाँ लगा दिया और जो गैल्वेनोमीटर लगाया था उसको भाई यहाँ से निकाला और इस जो हमारा सेल या बैटरी लगा था उसकी जगह लगा दिया, ये लगा दिया। तो बिल्कुल वही कंडीशन करा नहीं करा, क्या करा हमने, कुछ करा है थोड़ी है, बस यहाँ से ये सेल को निकाला इधर लगा दिया गैल्वेनोमीटर की जगह, गैल्वेनोमीटर को निकाला उसकी जगह लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, इतना डायग्राम बन गया हमारा, इसको हम थोड़ा रब कर देते। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर इसी डायग्राम को थोड़ा सा बना रहा हूं, समझना इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बिल्कुल, ये तो आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है, इसको थ्योरी मतलब थ्योरी में बता दिया हमने ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, पर एक्चुअल में हो कैसा रहा वो आपको इससे बहुत अच्छे तरीके से, ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, दिस वन इज डी पॉइंट। अब आप ये देखो कि ये जो बैटरी या सेल लगी है कहाँ लगा, ये लगा है बी और डी पॉइंट
बी और डी पॉइंट पे लगा है, तो बी और डी पॉइंट पे लगाया तो मैं इसको ऐसे लगाया दे रहा हूँ, तो बी पॉइंट से पॉजिटिव टर्मिनल लगाया तो मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। ये डी जो है डी से नेगेटिव, तो देखो डी पॉइंट से इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा है और बी पॉइंट से इस सेल का पॉजिटिव, तो देखो ये बी पॉइंट से इस सेल का पॉजिटिव और डी पॉइंट से इस सेल का नेगेटिव। बस अंदर लगा था मैंने, बस बाहर की साइड लगा दिया। और ये जो गैल्वेनोमीटर लगाया है इसका एक टर्मिनल ए पर और एक टर्मिनल सी से कनेक्टेड, तो गैल्वेनोमीटर मैं अंदर लगा देता हूं, यहां पर गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा देता हूं। देखो बहुत बढ़िया तरीके समझ में आएगा। पी को मैं यहां लिख देता हूं, पी तो यही है, क्यू यहां पर है और ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एस हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपने अगर ये आप इसको देख रहे हैं तो अगर आप मोबाइल में जो भी आपको पोजीशन दिख रही है आप इसको घुमा दो, इस डायग्राम को क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओ। जब आप इसको बी को ऐसे करके घुमा दोगे, पूरे डायग्राम घुमा दोगे, मतलब ऐसा कर, मतलब बैटरी आपकी ये जो है नीचे आ जाए। जब आप इसको ऐसे करके घुमाओगे ना, अब समझना, मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं इस तरीके से। मैं यहां पर बना देता हूं, ऊपर थोड़ा सा बना देता हूं। ये Q जो है वो तो 4 है, Q = 4 मैं यहां बना देता हूं। ये अब हमने क्या किया, ये हमारा हमने पूरे को ऐसे 90 डिग्री घुमा दिया ना। बी को हम इस पॉइंट पे ले आए, जब ऐसा है तो हम इसको ऐसे घुमाए 90 डिग्री, तो बी इधर आ जाएगा और ए बी की जगह आ जाएगा, बी सी की जगह आ जाएगा और ए बी की जगह। तो ए बी की जगह आ गया, यानी कि यहां आ गया ए और बी चला जाएगा यहां पर, तो यहां हो गया बी, और सी चला जाएगा यहां पर, तो सी हो गया यहां पर, और डी कहां आ जाएगा यहां पर। 90 डिग्री घुमा दिया ना ऐसे करके, ऐसे पकड़ा इसको 90 डिग्री। अब आप देखो ये जो सेल लगा हुआ है कहां कहां लगा है, ये लगा है बी से और डी से, ऐसे बना दिया। माइनस प्लस टर्मिनल जो है हमारा बी से लगा है। और गैल्वेनोमीटर कहां लगा था, ए और सी के बीच में, क्योंकि ये डायग्राम सेम ने तो घुमाया है सिर्फ, तो गैल्वेनोमीटर यहां हो गया, गैल्वेनोमीटर ये हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया। अब गैल्वेनोमीटर ही होगा, बात समझना, हमने इसको ऐसे करके घुमाया, तो जब आपने इसको इस तरीके से घुमाया तो ये वाली रेजिस्टेंस कहां आ जाएगी, यहां पर। अब इसको ऐसे करके घुमाओगे तो ये वाली रेजिस्टेंस यहां, ये वाली यहां पर, ये वाली यहां पर, सारी शिफ्ट हो जाएगी ना। तो P कौन सी हो गई, ये वाली P हो गई। आप Q से स्टार्ट कर लेते हैं, Q कहां आ गई, यहां आ गई, तो हमने कर दिया Q यहां आ गई, Q यहां। अब P Q की जगह आ गई, ये आ गई घुमाने की वजह से पोजीशन, और ये हमारा जो है PQR, इसको ले लेते हैं, ये S। तो Q जो है S की जगह आ गए, Q जो है S की जगह आ जाएगा। तो देखो हमने S की जगह पे Q लिख दिया है, और इस Q की जगह ये P चला जाएगा, तो Q की जगह P लिख दिया है। S R की जगह पर आ जाएगा, तो यहां पर S R की, तो यहां S लिख दिया, और R यहां पर आ गया, R यहां पर आ गया, यही तो है। पूरे को घुमा दो, ठीक। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। बात समझ में आ रही, इनकी वैल्यू समझ जाना। आपको लग रहा होगा P अपॉन Q करना है, R अपॉन S, उसको नहीं, ये तो मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब इसको अगर हम हटा दें, इनको हटा दो सबको, तो समझाने के लिए बनाया। अब आप देखो इस डायग्राम में इन रेजिस्टेंसेस को आप कुछ भी कंसीडर कर लो, P Q R S, उससे मतलब नहीं, दिस अपॉन दिस, इन दो का रेशियो इन दो के रेशियो के बराबर होगा। इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया यहां पर, यहां बना P था, यहां पर हो गया Q, यहां पर हो गया S, और यहां पर R। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो का मतलब हो गया R अपॉन P
बराबर हो जाएगा, आर अपॉन पी किसके बराबर हो जाएगा, एस अपॉन क्यू के, ये होगा। कहने का मतलब है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है। अब आर कितना है, आर देखो आर है 6 और पी कितना है, यहां पर 2 है, एस कितना है 12 है, क्यू कितना है 4 है, 2 3 जा 4 3 जा, ये रेशियो इसके बराबर आ गया 3:3। तो आपने देखा कि जब हमने गैल्वेनोमीटर को बैटरी को गैल्वेनोमीटर के प्लेस पे लगा दिया तब भी बैलेंस पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस केस में भी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस के बराबर हो रहा है। यानी इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो आर अपॉन पी एस अपॉन क्यू के बराबर आ रहा है। बात समझ में आ गया? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, मैंने जो इस डायग्राम की हेल्प से आपको समझाया। आपको अगर इसमें टिपिकल लग रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसको आंसर को लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जो डीपली उसे समझना चाह रहा है इसलिए मैंने ये आपको इस तरीके से डायग्राम बनाकर और बता दिया गया, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट लिखना है कि अगर बैलेंस कंडीशन में बैटरी या सेल की जगह गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह पर बैटरी या सेल लगा देते हैं तो बैलेंस कंडीशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इतना आया। तो ये 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में। अब देखें एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर का 11th न्यूमेरिकल का नंबर 3.11, 3rd चैप्टर का 11th न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में बोला है एक स्टोरेज बैटरी है, यानी कि जो चार्ज को स्टोर कर लेगी, उसका जो ईएमएफ है वो दे रखा है 8 वोल्ट। ईएमएफ जो है उसका आपको 8 वोल्ट दे रखा है और उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम दे रखा है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और कहा है उसको चार्ज करना है एक दूसरी बैटरी से जिसका ईएमएफ 120 है, 120 वोल्ट, और इस बैटरी जिससे आप इसे चार्ज करेंगे इस 8 वोल्ट की बैटरी को, तो यहां पर एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया है उन्होंने 15.5 ओम की। इस 120 वोल्ट की बैटरी से एक रेजिस्टेंस लगाया और फिर इसको चार्ज कर रहे हैं। जब भी किसी बैटरी को चार्ज करते हैं किसी दूसरी बैटरी से तो तरीका यही होता है, जब हम इससे चार्ज कर रहे हैं तो इसके प्लस को इसके प्लस से कनेक्ट करेंगे और इसके माइनस को इसके माइनस से कनेक्ट करेंगे। ये तरीका है बैटरी को चार्ज करने का। दूसरी चीज़ ये है कि आप खुद समझ सकते हो कि ये कम वोल्ट की है, ये ज़्यादा वोल्टेज की, इसका पोटेंशियल ज़्यादा, इसका ईएमएफ ज़्यादा, तो 8 वोल्ट को कौन चार्ज करेगा, 120 वोल्ट जिसका ईएमएफ है वो चार्ज करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये कम वोल्ट की है तो इसे दूसरा चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना समझ में आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जब इसको चार्ज कर रहे होंगे, ये स्टोरेज बैटरी जो 8 वोल्ट की इसे चार्ज कर रहे होंगे, तो इसका ईएमएफ तो दे रखा है ये 8 वोल्ट, आपसे पूछा है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कितना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होगा, किसका पूछा जा रहा है, इसका पूछा जा रहा है। देखो एक चीज समझ में, पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरीके से ये कनेक्टेड हैं, ये जो कनेक्शन है ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों, बैटरी के अगर एक के प्लस को दूसरे के माइनस से कनेक्ट करा तो वो सीरीज में कहलाता है। यानी कि अगर इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, मेरे पास एक ये सेल है जिसका ईएमएफ E1 है और दूसरा एक और सेल है जिसका कि ईएमएफ E2 है। अब मैंने क्या करा, इस E1 E2 को कनेक्ट ऐसे कर दिया, E1 का माइनस E2 का प्लस से, इस तरीके से, और E1 के प्लस को E2 के माइनस से, यानी कि एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, इस तरीके से अगर कनेक्शन कर रहे हैं बैटरी या सेल के तो वो सीरीज में कहलाते हैं। और अगर आप बैटरी या सेल के केस में प्लस को प्लस से कनेक्ट कर देते हैं, माइनस को माइनस से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो पैरेलल में कहलाता है। तो ये पैरेलल में, अब मैंने क्यों बोला ऐसा कि ये पैरेलल में, ये इसलिए बोला
कि चाहे पैरेलल में चाहे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए या 120 वोल्ट बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ईएमएफ की बात नहीं कर रहा हूं, देखो इसका तो ईएमएफ 120 है, इसका 8 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो आप इसके क्रॉस कैसे करोगे, एक वोल्ट मीटर लगाओगे। वो जो वोल्ट मीटर आप लगाओगे उसको कैसे कनेक्ट करोगे, यहां लगा दो और एक तार यहां लगा दो। तो इस कंडीशन में ये वोल्ट मीटर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। अगर आप इसके क्रॉस कह रहे हो तब भी कनेक्शन ऐसे ही करना है, तो क्योंकि दोनों तो लगे हैं पैरेलल में, दोनों बैटरी, तो इसीलिए दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएगा। तो आपको निकालना इसके क्रॉस, तो पहले मैं इसके क्रॉस निकाल के बताऊंगा, दूसरे पार्ट में मैं इसके क्रॉस भी बताऊंगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा, तो बताऊंगा कि इसके क्रॉस निकालोगे तब भी वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप पहले तो देखिए क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो पार्ट करेंगे, उसके बाद एडिशनल चीज को समझेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो कॉन्सेप्ट समझना भाई, इससे भी करंट निकल रहा है, इससे भी करंट निकल रहा है, लेकिन इससे करंट नहीं निकलेगा क्योंकि इसका करंट ज्यादा है, इसका करंट ज्यादा है, तो इसका करंट क्या होगा, इसमें घुस जाएगा, इसके अंदर। इससे भी करंट निकला, इससे भी, लेकिन जब हमने इन दोनों कनेक्ट करे तो इसका करंट इसमें घुस गया। होता ही भैया, जिसमें ज्यादा दम उसी की चलेगी। वो कहावत मैंने बताया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ रहे हो, लाठी उसकी भैंस का मतलब जिसमें दम है बस भैंस उसी की होगी। जब कोई डिस्प्यूट हो गया तो सीधा आदमी तो भैया सीधा खड़ा है, भाई देख लो उसका, सब लोग डिस्प्यूट जो बवाल हो गया उसको निपटा रहे, बोल भाई किसकी भैंस है, डंडा जिसके पास है उसके सामने कोई बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, जो सीधा साधा है, सबको पता है इसी की है, सीधा साधा है, लेकिन कौन बोले, उसे पता है कि भैया इसकी तरफ से बोले तो डंडे से सूतेगा पकड़ के, इसलिए। तो क्या है रहा है, इसका करंट इसमें चला जाएगा, इसकी दम ज्यादा है, ये निकलने ही नहीं देगा। तो देखो इसके प्लस से करंट निकल रहा है और यहां से ऐसे जाके घूम के यहां पर इसके माइनस में जा रहा है, होता ही है, ये प्लस से निकलता माइनस में जाता है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसके प्लस में जा रहा है, प्लस से तो निकलता है लेकिन इसके तो प्लस में जा रहा है, और इसके माइनस से निकल रहा है, यानी कि जिसके प्लस में जा रहा है यानी कि वो तो चार्ज हो रही है। तो जिसके प्लस में करंट जाने लगता है तो वो चार्ज हो रही होती है। बात समझ में आ गई, ये बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि इसमें से करंट निकल रहा है, इसमें करंट घुस रहा है, मिल रहा है इसको। बात समझ में आया नहीं आया? तो हमने फॉर्मूला लगाया, अब हमसे बोला गया इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो मैंने आपको बताया था भाई देखो V इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है E, अभी बीच में साइन नहीं लगाऊंगा, प्लस माइनस में दोनों लिख देता हूं, I यार, अब आप समझना, बताओ प्लस लगाना या माइनस लगाना, आपको बता रखा है मैंने। अगर इस बैटरी के अक्रॉस आपको इस वाली बैटरी की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसके प्लस में करंट घुस रहा है, तो इसके प्लस में करंट घुस रहा है तो हम प्लस ही लेंगे, यहां पे क्या साइन लगाएंगे, प्लस। अगर हम इसके क्रॉस बात कर रहे होते, अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल की बात कर रहे थे, इसके प्लस से निकल रहा है तो हम माइनस लगाते। बात समझना है, मैं इसके भी निकाल के बताऊंगा, इसके प्लस में करंट घुस रहा है तो हमने प्लस लगाया, और इसके प्लस से निकलेगा तो हम माइनस लगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसके प्लस में घुस रहा है तो भाई ये तो चार्ज हो रही है, इसका तो करंट बढ़ रहा है तो इसलिए प्लस लगा दिया। इसके प्लस से निकल रहा है तो ये तो डिस्चार्ज हो रही है, तो इसका तो करंट कम हो रहा है, तो भैया इधर माइनस लगा देंगे। अब हमने क्या करा, V तो निकालना है, E हमें पता है इसका 8 प्लस भी सही है, I तो पता नहीं, करंट कितना फ्लो कर रहा है, चलो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ R की वैल्यू पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी की, लिख दिया हमने 0.5, लेकिन एक प्रॉब्लम है I नहीं पता है, तो I कैसे, तो अब I निकाल दें, I निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। बात आई समझ में? तो क्या करना है, अब I कैसे निकालना है, एक I का फॉर्मूला था, करंट इक्वल्स टू नेट EMF, E नेट अपॉन या टोटल EMF या नेट EMF, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस हो गया तो टोटल या नेट EMF बोल रहे हैं, तो अब नेट EMF पता कैसे लिखेंगे,
120 माइनस 8। अब ये लगा, ये क्या कर दिया 120 माइनस 8। देखो इसका ईएमएफ ज्यादा है ऐसे, इसका ईएमएफ कम है, तो इधर से करंट ऐसे जा रहा है, इससे निकला होगा, ऐसे जाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन जा तो पाया नहीं, तो इस तरफ चला गया। तो इस कंडीशन में जब एक बैटरी के प्लस को दूसरी बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर देते हैं, तो उनके जब नेट ईएमएफ निकालते हैं तो उनकी ईएमएफ का डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस, बात समझ में आया? जब एक का प्लस दूसरे के प्लस से कनेक्टेड होता है तो हम दोनों के ईएमएफ का डिफरेंस करते हैं। तो 120 माइनस 8 और टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 15.5, और ये तो हमने लिखा 15.5 प्लस 0.5, तो ये कितना हो गया 112 डिवाइडेड बाई 16। 15.5 में ऐड कर दिया तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा 7 एम्पियर। कितना आ जाएगा 7 एम्पियर आ गया करंट हमारा। वो हमने 7 यहां पुट कर दिया, आई की वैल्यू 7 इधर 0.5, तो V इक्वल्स टू 8 प्लस 7 5 35, तो 3.5 आ गया, इससे मल्टीप्लाई कर तो V आ गया हमारा 11.5 वोल्ट आ गया। या तो इस स्टोरेज बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 11.5 आ गया। ठीक है, इसमें एक चीज और पूछा है, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे फिर एडिशनल चीज पर आएंगे जो एक्स्ट्रा वाली। इसे एक चीज पूछा है कि भाई ये इतना हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस 15.5 ओम लगाने का पर्पस क्या है। उसका पर्पस ये है कि अगर इसको नहीं लगाएंगे तो ये बैटरी के वोल्टेज बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे करंट भी ज़्यादा निकलेगा। जब ज़्यादा करंट निकलेगा इससे, तो ज़्यादा करंट जो हो जाएगा वो डेंजरस हो जाएगा। डेंजरस किसके लिए हो जाएगा? किसी के लिए भी, कोई उसे छू ले उसके लिए भी डेंजरस। और ज़्यादा वोल्ट पर, हाई वोल्टेज पर अगर हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो बैटरी डैमेज हो जाती है जल्दी। एक बात समझना, देखो आपके पास भी मोबाइल चार्जर होगा, तो आपने देखा होगा मोबाइल चार्जर जो है नॉर्मली अगर हम बात करें तो 4 से 5 घंटे में बैटरी चार्ज कर देता है। ठीक है, अगर इंजीनियर चाहें तो मैं ये बता रहा हूं वो आपके मोबाइल की बैटरी को विदिन 15 मिनट ऐसा चार्जर बना देंगे, 15 मिनट से 30 मिनट में चार्ज कर देगा, ऐसा बना देंगे। लेकिन जानते हो क्या होगा? अगर उन्होंने ऐसा चार्जर बना दिया, बहुत हाई वोल्टेज इतने रहेंगे, करंट बहुत ज़्यादा देगा। करंट वोल्टेज 5.6 वोल्ट से अगर बैटरी चार्ज हो रही वही लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा एम्पियर दे दिए, ज़्यादा करंट दे दिया, तो ज़्यादा करंट से आपकी बैटरी तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी, 15 से 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। लेकिन जो बैटरी की लाइफ 1 से 2 साल आपकी बैटरी चल रही है, वो 2-3 महीने में ही ठिकाने लग जाएगी। 1-2 महीने ज़्यादा नहीं चलने वाली। फिर बहुत जल्दी, बहुत हाई करंट पर चार्ज करने पर बैटरी जल्दी डैमेज कर जाती, इसीलिए उसकी एक लिमिटेशन है। बात समझ में आया? इसलिए देखो, छोटी बैटरी होती कम एम्पियर की, तो उसके लिए जो चार्जर होता है ना, उसके भी एम्पियर कम होते हैं, उस पर लिखा होता है वोल्ट से नहीं एम्पियर। देखो 2 मोबाइल फ़ोन होंगे, आपको बता दूँ, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट भी थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। 2 मोबाइल फ़ोन है, दोनों का चार्जर देखा 5.6 वोल्ट 5.6 वोल्ट, ठीक है। लेकिन आप चीज़ नोट करना, जो मोबाइल की बैटरी ज़्यादा एमएएच की होगी, ज़्यादा एमएएच की, उसके चार्जर जो होगा उसका करंट भी ज़्यादा होगा, और जो कम एमएएच की होगी उसका चार्जर जो होगा उसका करंट भी कम होगा, भले ही वो वोल्टेज दोनों के 5.6 हों। बस समझ आ रही? क्योंकि ज़्यादा एमएएच के लिए ज़्यादा करंट चाहिए, कम एमएएच के लिए कम करंट चाहिए। तो अगर ज़्यादा ही करंट से हम उसको चार्ज करेंगे तो हाई करंट से तो वो डैमेज हो जाएगी। तो ये इसका आंसर था कि ये हाई रेजिस्टेंस इसीलिए लगाया गया है ताकि सर्किट में करंट कम हो जाए। अगर इसको हटा देंगे तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर इसको हटा दिया जाए तो आप इसको हटा दो 15.5, फिर आप देख लो कितना करंट आ जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना करंट हो जाएगा। 120 तो 112 तो ये रहेगा, और फिर पता कितना आ जाएगा यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग, ये ऊपर तो आ जाएगा हमारा 112 और डिवाइडेड बाई 0.5, डेसिमल हटाएंगे, एक 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1120 और लगा दिया 5।
अब जरा डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। तो ये इतना एम्पियर आ गया, जरा समझना जरा कितना आ गया, 224 एम्पियर आ गया। कहाँ 7 एम्पियर करंट आ रहा, कहाँ 224 एम्पियर। ये बहुत हाई करंट हो गया। अगर ये नहीं लगाया होगा तब तो वो तो बैटरी को भी डैमेज कर देगा उसको, और कोई छुएगा उसको भी करंट लग सकता है। तो इसलिए दोनों की सेफ्टी के लिए ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाया गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो एडिशनल चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। एडिशनल चीज़ क्या है, देखो भाई, अगर कुछ आगे करना है बच्चों तो आपको अच्छे से दम लगा के पढ़ना होगा, चीज़ों को समझना है, उनसे भागना नहीं है, उनको चीज़ को समझना है, उनको कॉन्सेप्ट को समझना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जो फिजिक्स में अगर ये हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे दिक्कत है कॉन्सेप्ट। जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसको ये सोचो कि ये क्यों नहीं आ रही, उसको क्लियर करना है, टीचर से क्लियर करना है, किसी से भी, किसी भी। आजकल तो बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन आप देख रहे हो, पढ़ते हैं ऑनलाइन, बच्चे कोई डाउट होता है वो बता देते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते तो लोग उनका आंसर दे देते हैं, तो उनके आंसर मिल जाते हैं। बुक्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटी है। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि हमें अगर कोई डाउट है तो हम उसे क्लियर करके रहेंगे, को छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास अब कोई डाउट आता है और आप उसे छोड़ देते हैं तो वो डाउट, वो प्रॉब्लम आपको नहीं छोड़ेगी, समझ गए। तो इसीलिए आप उससे भागो मत, उसको भगाओ। आप मत भागो कि डाउट को छोड़ो, रहने दो, ये आगे देखता है, वो फिर आ जाएगा, फिर क्या करोगे, फिर छोड़ो, कहाँ तक छोड़ोगे, वो तुम्हें छोड़ेगी, तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी, वही प्रॉब्लम। और एक बार आगे तुमने कहा देखते हैं कि ऐसे नहीं आ रही है, उसको शॉर्ट आउट करना, उसको समझना है। वो एक बार समझ गया तो बात खत्म होगी, फिर दोबारा आएगी, तुरंत समझ में आ जाएगा, अरे वो तो पिछली बार तो करा तो था ये चीज़। अच्छा, आप मैंने जैसे कहा अगर हम इसकी बात कर लें तो इससे हम फॉर्मूला तो यही लगाएंगे V = लेकिन अब क्या होता है भाई, इससे तो करंट निकल रहा है, तो इससे करंट निकल रहा है तो हम क्या लगाएंगे, E - IR, ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना दे रखा, 120, तो देखो हमने 120 लिख दिया माइनस, ये तो क्वेश्चन हो गया। मैंने कहा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस, दोनों के क्रॉस सेम आएगा, तो मैं बता रहा हूँ इसके क्रॉस कैसे निकालेंगे। अगर इसके क्रॉस बोल देते तो कैसे निकालते, करंट की तो वैल्यू सेम है पूरे सर्किट में, ये तो इस तरीके से पूरा सेम ही वही 7 एम्पियर रहेगा, 7 × अब ये जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, लेकिन ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया इसकी वैल्यू लेंगे। आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर R था तो हमने ये 0.5 पुट कर दिया, पर यहाँ पर सेम R आया तो हमने ये 15.5 पुट कर दिया। देखो R तो दोनों जगह एक ही है, लेकिन उसकी वैल्यू तो अलग अलग है, ये तो बात समझना है ना। यहाँ पर इस केस की बात कर रहे थे, इस बैटरी की बात, जब इस बैटरी की बात करेंगे तो इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगी है उसकी बात करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पुट करेंगे 15.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा V, तो V = आ जाएगा 120 और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 5 35 3 5 35 38 3 108.5 108.5 आ गया। आप इसको माइनस कर लो, वही 11.5 वोल्ट आ जाएगा। बात समझ में आया नहीं आया? तो देखो, चाहे इसके क्रॉस निकाल रहे हैं चाहे इसके क्रॉस, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है। इसके क्रॉस निकाला तो इससे करंट इसके प्लस से निकल रहा था, इसका करंट कम हो रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस लगाया। जब इसकी बात की थी क्वेश्चन में तो इसका पूछा था तो इसके प्लस में करंट घुस रहा था तो इसका करंट बढ़ रहा था, तो इसलिए हमने प्लस लगाया था। तो ये ध्यान रखना, यही मेन पॉइंट, ये फॉर्मूला है। और किसी बैटरी या किसी सेल के क्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो यही दो फॉर्मूले हम जनरली लगाकर जो है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह इन्हीं को लगा, कहीं पर V = IR से भी आ जाता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगी है, लेकिन इससे तो निकले, इन दो से, जैसी कंडीशन हो प्लस से करंट निकल रहा है या प्लस में जा रहा है, इन दो से तो 100% निकलेगा ही निकलेगा। बस समझ में आया? तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया 11th न्यूमेरिकल। तो आप इसे नोट कर लें। अब देखें न्यूमेरिकल 3.12 थर्ड चैप्टर का 12th न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है,
इसमें कंडीशन दे रखा है कि एक पोटेंशियोमीटर है, उसमें हमने एक सेल लगाया। आपको पता होगा कि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो किसी सेल का ईएमएफ फाइंड कर सकता है, मतलब किसी अननोन सेल जिसका ईएमएफ आपको नहीं पता है वो आप निकाल सकते हो, और दो सेल के ईएमएफ का रेशियो फाइंड कर सकते हो। ये हम किससे कर सकते हैं? पोटेंशियोमीटर से। बात समझ में आया नहीं आया? अब क्या किया हमने यहाँ पर, जब हम पोटेंशियोमीटर की बात करें तो उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पोटेंशियोमीटर में पहले एक सेल लगाया जिसका ईएमएफ 1.25 था, तो उसने पोटेंशियोमीटर में जो बैलेंस लेंथ मिली, बैलेंस लेंथ वो 31.0 सेंटीमीटर हमको मिल गई, बैलेंस लेंथ ए पॉइंट से। जैसे अभी इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन एक करवाया था मीटर ब्रिज का, आपने देखा, तो उसमें ए पॉइंट दे रखा था, वैसा ही डायग्राम बनेगा, मगर पोटेंशियोमीटर होता है थोड़ा सा उसमें चेंज होता है, आपको पता है। तो जो बैलेंस लेंथ है हमें इतना मिल गया 35.0 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने क्या करा, अब ये जो पहला सेल था ये स्टैंडर्ड सेल था। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया, स्टैंडर्ड ये नहीं मतलब कि दूसरे का सेल ले लिया उसका स्टैंडर्ड गिरा हुआ है और इसका स्टैंडर्ड उठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। स्टैंडर्ड सेल का मतलब ये है कि जिसका ईएमएफ हमें पता है वो स्टैंडर्ड सेल है। अब जिसका ईएमएफ नहीं पता है उसको हम नहीं बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल है। तो फिर हमने एक अननोन सेल लिया, कोई दूसरा सेल लिया जिसका ईएमएफ उस पर प्रिंट नहीं था, हट गया है, कुछ भी हो गया है, हमें नहीं पता है। तो जो बैलेंस लेंथ मिली 63.0 सेंटीमीटर पे मिली। तो कह रहे हैं अब बताओ इस सेल का ईएमएफ कितना होगा। तो आपने जो पोटेंशियोमीटर का डेरिवेशन करा उसका फॉर्मूला क्या होता है, E1/E2 इक्वल्स टू L1/L2। निकालना क्या E2, तो E2 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा E1 × L2/L1, ये हो जाएगा। बात समझ आया नहीं आया? यानी कि इसको इधर ले गए और इस टर्म को इधर ले गए, तो ऐसे तो एक्सप्रेशन बनेगा, ये L2 E1 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा L2, और ये L1 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये L1 हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब क्या E1 की वैल्यू में दे रखा है 1.25, L2 की वैल्यू कितना दे रखा है 63.0 डिवाइडेड बाई 35.0। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों आपका 2.25 वोल्ट आ जाएगा। बात समझ आया? तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये आपने क्या किया, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से एक अननोन सेल की ईएमएफ को फाइंड कर लिया। ठीक है, इसमें E1 जो था हमारा स्टैंडर्ड सेल था। स्टैंडर्ड सेल का मतलब जिसका ईएमएफ हमें पता था। बात समझ आ गया नहीं आ गया? ये हो गया। तो ये न्यूमेरिकल 3.12 नोट कर लें आप। अब देखें थर्ड चैप्टर का 13th न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में ये दे रखा है कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ जो है 3 मीटर है। ये हमने कंडक्टर बना दिया है, इसकी जो लेंथ है, ये सिलेंडर जैसा लग रहा था, आप ये मत सोचना कि सिलेंडर बना दिया, बोल तो रहे हैं वायर, किसी कंडक्टर की बात करें, बना दिया सिलेंडर। क्योंकि जो वायर होता है अगर हम उसे डीपली देखें, ध्यान से देखें, तो वो सिलेंड्रिकल ही शेप का जनरली अधिकतर होता है। तो यहां पर हमने कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ L, जो क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर दे रखा है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है 3.0 एम्पियर। इसका मतलब 3 एम्पियर उसमें करंट भी दे रखा है। तो करंट जब फ्लो कर रहा है तो कोई बैटरी, कोई सेल लगाया होगा, तो हमने यहां बना दिया बैटरी, सेल बना दिया, सेल बना दिया है। इस सेल का कितना ईएमएफ है वो नहीं दे रखा, वो हमें नहीं दे रखा, लगाया है क्योंकि करंट फ्लो कर रहा कंडक्टर में से, तो कोई तो सोर्स कनेक्ट किया होगा, करंट का सोर्स 3 एम्पियर। और इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इस तरीके से वायर का पीस है, इस पार्ट का जो एरिया है वो दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और एक चीज और देखिए, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है वो कह रहे हैं कि उस जो कॉपर का हमने कंडक्टर लिया है उसमें पर यूनिट वॉल्यूम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 8.5 × 10⁻28। मतलब ये जो n है ये उनका मतलब है कि पर मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर हाइट। अगर कोई इस तरीके का कोई ब्लॉक ले लो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कॉपर के ब्लॉक की बात कर रहे हैं क्योंकि कॉपर का कंडक्टर बता रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कॉपर कंडक्टर।
तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इतने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसे हम नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं, नंबर डेंसिटी बोलते हैं। नंबर डेंसिटी क्यों बोले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कैसे क्या लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्या बोला, नंबर डेंसिटी, क्योंकि मास को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो ये जो डेंसिटी आ जाती है, इस डेंसिटी को हम मास डेंसिटी बोलते हैं। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डेंसिटी। एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। तो इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है, नंबर डेंसिटी। किसकी नंबर डेंसिटी की बात करें? इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं। समझ में आया? नंबर डेंसिटी या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहे हैं, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो भी दे रखा है। आपसे बोला क्या निकालने के लिए? आपसे बोला है बताओ कितने टाइम में यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अगर वो है तो वो दूसरे एंड पर पहुंचेगा। अब आपको लग रहा है यहां क्यों नहीं बनाया? यहां इसलिए नहीं बनाया अभी। इलेक्ट्रॉन कहां से, यहां से चलेगा, इस तरफ भागेगा। तो इस कंडक्टर की जो टोटल लेंथ है, तो वो एक एंड से दूसरे एंड तक कितना टाइम में पहुंचेगा। बस समझ में आ रही है? हम यहां बना दें तो यहां से यहां भी तो पहुंचेगा कभी कभी, लेकिन उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इतना, यानी कंडक्टर की लेंथ कितने टाइम में वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा उस कंडक्टर में। ऐसा नहीं कि यहां से चला, यहां पे आके रुक गया, बैठ गया, सो गया, वहां पे सो नहीं है, वो तो ऐसे ले जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि भाई इस एंड से इस एंड तक कितनी देर में पहुंचेगा, बताओ टाइम। बस समझ आ रही? अब आपने क्या करा, गिवन वैल्यू देखिए, आई एल ये ए ये एन दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला। तो अब हम तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, जैसे जो फाइंड करने को दिया है उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले। तो हम लोग क्या किया, पहले लगाया भाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगाना है, एक सिंपल सी बात है भाई। एक इलेक्ट्रॉन की तो सबकी बात करें, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ से यहाँ जाएंगे सबकी बात करेंगे ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है, इस एंड से इस एंड तक आना है, तो कितना हो गया एल, और नीचे हो गया हमारा टाइम, यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो फॉर्मूला हो गया हमारा T इक्वल टू एल अपॉन वी टी। अब लेंथ तो हमें पता है, लेकिन हमें ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो नहीं पता है। तो अब आप खुद सोचो यार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमें पता नहीं, उसे निकालना, और ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो कोई फॉर्मूला ऐसा बनना है जिसमें v निकल के आ जाए और हम यहाँ पुट कर दें, आ जाएगा आंसर, और ये वैल्यू दे रखा है। तो एक फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था I इक्वल टू NEAVD, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये लगाएंगे। क्या निकालना है, VD। तो VD किसके बराबर हो गया, VD हो गया I अपॉन NEA। अब करंट कितना दे रखा है, करंट दे रखा है 3 एम्पियर। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी दे रखी, 8.5 इंटू 10⁻²8। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भाई कितना होता है, याद है, नहीं याद है, याद कर लो भाई। देखो एक चीज बता दो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होता है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज सेम ही होता है, बस इलेक्ट्रॉन का माइनस में, प्रोटॉन का प्लस में। ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल, इनका याद होना चाहिए। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एरिया दे रखा है यहां पर भाई, ये 2 इंटू 10⁻⁻6 ये दे रखा है। और इसको अब भाई सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, बताओ इसको। इस VD को सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई इतनी वेलोसिटी। बात समझ में आया, इतनी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई।
अब क्या करना है, जो इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई तो यहाँ तो लेंथ तो दे ही रखी, लेंथ कितनी दे रखी, 3 मीटर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुट कर दो 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 तो ऊपर चला जाएगा, एक आ जाएगा 3/11 करते डेसिमल हटा दिया, यहाँ 30 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 4, डिवाइड करो देखो कितना आ रहा है, 4 सेकेंड। बात समझ में आ गई। तो ये टाइम आ गया, इतने सेकंड में ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ड्रिफ्ट कर जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आया। क्वेश्चन में गिवन लिखना है, फाइंड क्या करना है वो लिखना है, स्टार्ट कर दिया करो। तरीका ये, गलत होने के डर से कभी ना घबराओ। बात समझ आ रही, गलत होने के डर से कभी मत घबराओ। ये नहीं कि ये गलत हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ये सोचो गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम अटैम्प्ट करेंगे। और जब आपसे कोई मिस्टेक आप करेंगे तो एक बार गलत होगा तो एक बार सही भी होगा। ऐसा नहीं कि आप हर बार कर रहे हर बार गलत ही होगा, वो सही भी होगा, कई बार ऐसा होगा सही भी होगा। तो वो पॉसिबिलिटी कब हुई, जब आप उसे सॉल्व करोगे। और आप अगर गलत होने के डर से बैठ गए, रुक गए, तो रुक जाना नहीं। समझ में आया। उस दिन बताया भी था, गाना है रुक जाना नहीं तो कभी हार के, सुना है। तो थोड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग है, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, मुश्किल है भाई। अगर आपको कोई अच्छी जगह पहुंचना है बेटा, तो उसके लिए क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना, मेहनत थोड़ी तगड़ी करना पड़ेगी ना, तभी तो काम बनेगा। अब आसानी से अगर हर काम हो जाए तो फिर बात ही क्या है ना। इतना समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तो आप नोट कर लें इसको। अब देखें 15 न्यूमेरिकल का नंबर 3.15, 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल्स दे रखे। सेकेंडरी सेल्स का मतलब ये होता है, प्राइमरी सेल को हम एक बार यूज करते हैं और उसे फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो। पर जिस सेल को हम बार इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब एक बार डिस्चार्ज हो गया, फिर आपने उसे चार्ज किया, फिर यूज़ किया, फिर चार्ज किया, फिर यूज़ किया, फिर फाइनली जब वो बहुत टाइम का डैमेज होता है तब हम उसको थ्रो करते हैं। लेकिन पहले हम उसे चार्ज करके रिचार्ज करके यूज़ करते रहते हैं, तो वो सेकेंडरी सेल हमारा कहलाता है। तो 6 सेकेंडरी सेल हैं। तो यहाँ टाइप जो दे रखा है लेड एसिड सेल, उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो कैसी हो। हमें तो उनकी EMF क्या है, वोल्टेज कितना है, करंट है, इन चीज़ों से मतलब है। तो यहाँ पर देखना है 6। अच्छा, इसमें एक पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला है जो वो बताऊंगा, उससे क्लियर भी हो। तो लोग 6 सेल लगे हैं सीरीज में। पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा बाद में बताएंगे न्यूमेरिकल के एंड में। तो 6 लगे हुए हैं सीरीज में, लगा दिए इस तरीके से, लगा दिए। एक लिया सेल इस तरीके से, उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे दूसरा ले लिया, उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा ले लिया इस तरीके से, उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे कर 3 बनाया, मतलब पूरे 6 हो जाएंगे। और ऐसे फाइनली एक हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे करके 3 बनाया, 6 लगे होंगे, ये समझ लेना। 3 नहीं है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी है इसकी वैल्यू दे रखा है 8.5। तो उन्होंने कहा कि ये जो 6 सीरीज में सेल्स लगाए और इनकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इन जो सेल्स हैं, तो हर सेल जो है पहले केस में जो है जिसका EMF जो है वो दे रखा है 2 वोल्ट। 6 के 6 सेल है, हर सेल का EMF 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2। और इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो दे रखी है ये जो है वो दे रखा है 0.015 ओम, इतना दे रखा है। हर एक का सिर्फ 2 वोल्ट EMF इतना इंटरनल रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट EMF इतना इंटरनल रेजिस्टेंस, सो ऑन। पूरी लाइन में जो 6 के 6 लगे, हर सेल का EMF 2 वोल्ट और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.015 ओम। क्लियर है। अब पूछा है पहले में कि भाई बताओ ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है इससे कितना करंट पास होगा। तो करंट का फॉर्मूला हमें पता है, I इक्वल्स टू लिखा होता है टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब टोटल EMF कितने, 6 सेल लगे ना,
तो हम लिखेंगे जो टोटल ईएमएफ, समझना यहां पर टोटल ईएमएफ हो गई N इंटू ई, यानी कि नंबर ऑफ सेल कितने हैं 6 और हर सेल का ईएमएफ कितना है 2, तो कितना हो गया 6 इंटू 2 12 वोल्ट। टोटल ईएमएफ कितना हो गया 12। क्यों? सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाता है, क्योंकि ये कैसे कनेक्टेड है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, एक का प्लस एक का माइनस। ऐसे जब सेल्स कनेक्टेड होते हैं तो उनका ईएमएफ हम क्या कर लेते हैं, उनको ऐड करते जाते हैं। लेकिन अगर प्लस से प्लस लगा होता माइनस से माइनस, तब ऐड नहीं करते। अब देखा क्वेश्चन करवाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 11 करवाया 3.11, उसमें क्या करा था, एक का प्लस दूसरे का प्लस से लगा था। अभी करवाया एक का वोल्ट, एक का जो वोल्ट था 120, एक का 8 दिया, तो क्या 120 में से 8 माइनस कर दिया, तो समझना। तो प्लस माइनस ऐसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड। टोटल ईएमएफ आ गया, तो हमने लिख दिया 12। अब आ रही टोटल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस एक तो ये लगी हुई है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना ओम की 8.5 प्लस, और हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, तो क्या करा 6 इंटू 0 पॉइंट, वैल्यू कितनी दे रखा है ये इन सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.015। 6 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा उसमें ऐड कर देना, और जो आंसर आएगा उससे 12 को डिवाइड कर देना है। तो बताओ कितना आएगा, जरा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा 8.59। 6 से मल्टीप्लाई करना और उसको 8.5 में ऐड कर देना, तो जो डिवाइड करोगे वो अप्रॉक्स आ जाएगा हमारा 1.4 एम्पियर। इतना करंट आ गया। अब इतना करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा होगा, आई हमारा कितना आ गया 1.4 अप्रॉक्स 1.4 के आगे कोई वैल्यू आ रही हो तो 1.4 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। तो V इक्वल्स टू आई आर, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो फॉर्मूला ये लगाना V इक्वल्स टू आई आर। अब I की वैल्यू तो रहेगा 1.4 और रेजिस्टेंस 8.5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये 11.9 वोल्ट, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये हमारा 11.9 वोल्ट आ जाएगा। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इस रजिस्टर के अक्रॉस आ गया। तो इस क्वेश्चन में जो था वो दो पार्ट दिए गए थे, मतलब फर्स्ट पार्ट जो दे रखा था उसमें भी दो चीज़ें, एक तो ये पूछा था कि इससे करंट कितना फ्लो करेगा इस रेजिस्टेंस से, और दूसरा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ए पार्ट में ये निकाल लिया करंट, और बी पार्ट का ये आंसर हो गया, ठीक है। अब जो है जो उसी में सेकंड पार्ट दे रखा है उसमें देखो क्या बोला, उन्होंने कहा कि जब इन सेल्स को ज़्यादा समय तक हम यूज़ करते रहते हैं तो क्या होता है, इन सेल्स की जो है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो पहले इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी थी 0.015 एक सेल की, ऐसी हर सेल की सेम थी। तो ना कुछ टाइम बार बार उसको चार्ज कर रहे हैं, फिर उसको डिस्चार्ज मतलब उसको यूज़ कर ले रहे हैं उसकी एनर्जी को, फिर उसको चार्ज कर रहे हैं, ऐसे करने से बार बार करने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई, कितनी हो गई 380 ओम हो गई, और जो ईएमएफ भी था वो भी कम हो गया, वो पहले 2 वोल्ट था वो 1.9 वोल्ट हो गया। तो कहा अब आप ये बताओ कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक सेल ले लें तो मैक्सिमम करंट कितना देगा, I इक्वल्स टू ई, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कैपिटल R और स्मॉल r। अब जो एक सिंगल सेल कितना करंट देगा, तो किसी उसका करंट किसी रेजिस्टेंस में जाएगा या नहीं जाएगा ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कोई बात ही नहीं की गई है। तो हम इसको हटा देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या रह जाएगा E/R रह जाएगा, कैपिटल R की कोई बात नहीं कर रहे यहाँ पर, इसमें सेकंड पार्ट में बात समझना। आप ये समझना कि यहाँ पर तो दे रखा है, इसी क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में तो दे रखा है, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक सेल सिंगल सेल की बात कर रहा है, यहाँ पर तो सीरीज में लगे हुए थे,
उन्होंने कहा कि जो सेल है, अभी बताओ इसका ईएमएफ इतना हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी, अभी बताओ कितना करंट देगा। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कोई बात ही नहीं कर रहे हो। कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दी होती तब पूछ रहे होते कितना करंट फ्लो करेगा, तो उसकी वैल्यू पुट कर देते। तो अब ईएमएफ की वैल्यू 1.9 डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस 380, ठीक है, इतना आ गया। इतना आया समझ में? तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.005 एम्पियर, 0.005 एम्पियर आ जाएगा। इतना करंट आ गया, ये हमारा इतना करंट देगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये हमारे क्वेश्चन के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब बात इसमें एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दे रखा है सेकंड पार्ट, उसमें एक चीज़ और भी बोला है कि क्या ये जितना करंट निकाला है, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो ये करंट निकाला हमने, इतना करंट 0.005 एम्पियर, क्या ये किसी कार के स्टार्टिंग मोटर के लिए सफिशिएंट है? मतलब किसी कार का, आपने देखा होगा कार में क्या होता है, जब आप कार में आते हैं, जैसे बाइक में नॉर्मली होता था पहले तो किक मार के स्टार्ट करते थे, तो अब तो किक नहीं मारते, अब तो अधिकतर बाइक में क्या है, सेल्फ स्टार्ट सिस्टम आ गया, बटन दबाना है बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो सेल्फ स्टार्ट सिस्टम, उसके लिए बैटरी लगी बाइक में भी, तो ऐसी कार में भी सेल्फ स्टार्ट सिस्टम होता है, उसमें चाबी इसको घुमाना है आपको, स्टार्ट हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि जो कार के जो स्टार्टिंग सिस्टम है, उसको करंट चाहिए, तो क्या ये करंट सफिशिएंट है उस कार के स्टार्टिंग मोटर के लिए? मोटर तभी तो वर्क करेगा, मोटर को मिलेगा करंट, जब करंट मिलेगा तभी तो वो इंजन को स्टार्ट करेगा। तो आप ये समझो ये करंट बहुत कम है। कार के जो स्टार्टिंग मोटर होता है उसको अप्रॉक्स 100 एम्पियर करंट चाहिए होता है। कितना करंट चाहिए होता है? अप्रॉक्स 100 एम्पियर स्टार्टिंग के टाइम, और ये तो देख रहे हो 1 एम्पियर भी नहीं। तो इतना करंट जो है वो, ये वैल्यू सफिशिएंट नहीं है कार के स्टार्टिंग मोटर को स्टार्ट करने के लिए। बात समझ आया? उसके लिए 100 एम्पियर चाहिए। तो एक तो ये भी पार्ट क्लियर हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब जो एक्स्ट्रा है वो समझो। अगर इसी में ये बोला होता कि ये जो 2 वोल्ट के सेल, 2 वोल्ट का दे रखा है जिसका ईएमएफ 2 वोल्ट, और 6 के 6 सेल पैरेलल में लगा दी, पैरेलल में इस तरीके से, प्लस एक का प्लस एक का माइनस, ये इसका प्लस इसका माइनस, इस तरीके से आपने क्या कर दिया, सबका प्लस सबके प्लस जोड़ दिया। तो 3 ही बनाए थे सबके, 6 के 6 और माइनस माइनस के साथ जोड़ दिया। अगर 6 के 6 सेल पैरेलल में कनेक्ट कर देती है और आपसे पूछा जाता बताओ टोटल ईएमएफ अब कितना होगा, तो टोटल ईएमएफ 2 ही वोल्ट बताना। पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ते हैं, जब पैरेलल में सेल को कनेक्ट करते हैं तो ईएमएफ सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर ही रहता है, 6 से नहीं। 600 सेल अगर पैरेलल में लगा दोगे 2 वोल्ट के, तो जो टोटल ईएमएफ होगा वो 2 ही वोल्ट रहना है, कितने भी लगा दो। वोल्टेज कब बढ़ते हैं? सीरीज में सेल्स को कनेक्ट करने से वोल्टेज बढ़ते हैं, और पैरेलल में वोल्टेज तो बढ़ नहीं रहे, तो बढ़ क्या रहा है? तो पैरेलल में बढ़ता करंट। और जो मिक्स ग्रुपिंग होती है, सीरीज में भी लगाया पैरेलल में भी लगा दिया, कुछ सेल सीरीज में लगे कुछ पैरेलल में, तब क्या बढ़ती है? पावर। क्यों? सीरीज कॉम्बिनेशन से बड़ा वोल्टेज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से बड़ा करंट, और दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन है तो V और I दोनों बढ़ गया, तो क्या बढ़ गई? पावर। बात समझाया? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पैरेलल में एक से ज़्यादा सेल को कनेक्ट कर दोगे, सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ सिंगल सेल के बराबर ही रहेगी। तो जैसे मैंने बताया 6 सेल लगाए पैरेलल में, सेम ईएमएफ 2 वोल्ट के, तो टोटल ईएमएफ 2 ही वोल्ट रहेगा। बात समझ में आया? तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, कमेंट से बताएं, तो वो आपका फीडबैक रहता है हम लोगों के लिए। हमें पता चलता है कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है, जैसा भी लगे आपको कमेंट करके बताएं। कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं, तो उस पर भी लेक्चर बनाएंगे। और
अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको किसी भी नए अपलोड किए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा।